नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाई बहनों का अपने इस यूट्यूब परिवार वीएस द विजन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे हिंदी में वर्णमाला पर, और वर्णमाला में हम लोग वर्णों का वर्गीकरण देख रहे थे। तो वर्गों का वर्गीकरण हमने 5 आधार पर किया था, जिसमें से 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 5वें आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे, खास करके वर्ण में स्वरों का वर्गीकरण। तो हेडिंग डालेंगे मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हेडिंग बनाइए मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये हमारा लास्ट यानी कि 5वां वर्गीकरण है। तो मुखाकृति के आधार पर अगर हम स्वरों के वर्गीकरण की बात करें तो मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें से सबसे पहला जो प्रकार है उसको हम लोग कहेंगे संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर पहला तो संवृत्त है। दूसरा जो है उसको हम लोग कहेंगे अर्ध संवृत्त स्वर। अर्ध संवृत्त स्वर। तीसरा जो प्रकार है उसको हम लोग बोलेंगे विपरीत स्वर। और जो चौथा होगा उसको कहा जाएगा अर्ध विपरीत स्वर। तो अगर हम मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करें तो इसका वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला प्रकार जो है वो है संवृत्त स्वर। दूसरा अर्ध संवृत्त स्वर। तीसरा विपरीत स्वर। और चौथा आपका अर्ध विपरीत स्वर। तो अब समझते हैं कि संवृत्त स्वर किसे कहते हैं, अर्ध संवृत्त स्वर किसे कहते हैं, और विपरीत और अर्ध विपरीत स्वर किसे कहते हैं। तो संवृत्त स्वर की अगर हम संवृत्त स्वर का शाब्दिक अर्थ समझें तो जो संवृत्त स्वर है इसका शाब्दिक अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ, संवृत्त स्वर का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो है ढका हुआ या बंद। जबकि अर्ध संवृत्त स्वर की बात करें तो इसका होता है आधा ढका हुआ, आधा ढका हुआ या आधा बंद। विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ, जबकि अर्ध विपरीत का अर्थ होता है आधा खुला हुआ, आधा खुला हुआ। तो ये हम समझ गए सबका शाब्दिक अर्थ। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम लोग परिभाषा नोट कर लेंगे। तो नोट करिए, संवृत्त स्वर की परिभाषा जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा यानी जिह्वा का अग्रभाग अधिक
ऊंचाई पर उठता है संवृत्त स्वर कहते हैं। ठीक है, ये है संवृत्त स्वर की परिभाषा। तो अब हम देखते हैं कि इस संवृत्त स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। तो हम बोल के चेक कर लेते हैं। आ आएगा? नहीं आ रहा है। बड़ा, ये भी नहीं। ई, हाँ ई आता है। क्यों? क्योंकि ई का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग अधिक ऊंचाई पर उठता है। ई, तो इसमें ई आएगा। दीर्घ ई, ऊ और दीर्घ ऊ आएगा। ठीक है, तो ये चारों जो है संवृत्त स्वर के उदाहरण हैं। अब आते हैं अर्ध संवृत्त स्वर में। नोट करिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा संवृत्त स्वर से कम ऊंचाई पर उठती है, उसे अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सा स्वर आएगा भाई? इसमें अगर हम जैसे की बात करें तो आएगा आपका ए और ओ। तो ए और ओ किसके उदाहरण हैं? तो आप कहेंगे अर्ध संवृत्त स्वर के उदाहरण हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है हमारी विवृत्त स्वर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खुला हुआ। तो नोट करिए परिभाषा, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख संपूर्ण खुल जाता है। मुख संपूर्ण मतलब पूरा खुल जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई? विवृत्त स्वर कहते हैं। तो विवृत्त स्वर में मुख पूरा खुला होता है। अब हम देखते हैं कि विवृत्त स्वर का उदाहरण कौन कौन सा है। तो आप कहेंगे जैसे आ का उच्चारण करो, देखो मुख पूरा खुलेगा। इसके अलावा आपका हो जाएगा आगत आ, तो आ और आगत आ। अच्छा, आते हैं अर्ध विवृत्त स्वर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आधा खुला हुआ। परिभाषा नोट करिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख विवृत्त स्वर से कम, तभी तो अर्ध होगा ना, कम खुलता है, उसे क्या कहते हैं भाई? अर्ध विवृत्त स्वर कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये परिभाषाएं समझ में आई होगी। अब सवाल यह है कि अर्ध विवृत्त स्वर के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे जैसे
आ का उच्चारण करने में मुख विपरीत स्वर की तुलना में कम खुलता है। आप खुद बोल के देखिए, अ, ए, और आपका आओ आएगा, आओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे स्वर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चर्चा करते हैं व्यंजन पर। तो व्यंजन पर चर्चा करने के लिए हेडिंग डालिए व्यंजन। व्यंजन, अगर हम व्यंजन की बात करें, स्वर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन। तो व्यंजन कहते किसे हैं, तो नोट करिए, जिन वर्णों का उच्चारण, इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और आगे, व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है, कमेंट करके बताइए। दूसरा नाम हल होता है। हल होता है, क्यों? क्योंकि स्वर का दूसरा नाम क्या है, अच। तो उसी प्रकार से व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, हल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो व्यंजन है, व्यंजनों की कुल संख्या, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या है कितनी। आपको मैं बता चुका हूँ, 41। अच्छा, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है भाई, 41 है। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। 41 व्यंजन है। अब जो 41 व्यंजन हैं, इनको दो प्रकार से बांटा गया है। 41 व्यंजनों को दो प्रकार से बांटा गया है। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक कहेंगे मूल व्यंजन, और दूसरा होगा हमारा कुल व्यंजन। अच्छा, ये जो मूल व्यंजन है, इसकी कुल संख्या मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, आप कहेंगे 33 है, यानी कि 33 है। जबकि कुल व्यंजनों की कुल संख्या, यानी कि इसकी कुल संख्या कितनी है, अभी आपको बताया, इसकी कुल संख्या 41 है। ठीक है, अब ये जो मूल व्यंजन है, इसी मूल व्यंजन को अगर हम देखें, तो ये जो मूल व्यंजन है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। मूल व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। अच्छा, वे 3 भाग कौन कौन से हैं, तो जो पहला है, इसको बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो है, उसको हम बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन, और हमारा जो तीसरा है, इसको हम लोग बोलेंगे ऊष्म व्यंजन। तो मूल व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जबकि कुल व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। भागों
में बांटा गया है। तो स्पर्श व्यंजन को यानी कि कुल व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम बोलेंगे कुल व्यंजनों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। 5 का इसको हम 6 भागों में बांट लेते हैं। 6 भागों में बांटा गया है। अब 6 भाग कौन कौन है? एक अभी आप देख के आए स्पर्श व्यंजन, 3 तो यही है ना, अंतस्थ व्यंजन, इसका बाद में हम एक चार्ट बनवा देंगे। अगला है ऊष्म व्यंजन, ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें तो अगला है आगत व्यंजन। क्या भाई? आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। और आगत व्यंजन के बाद आपका है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन के बाद एक और है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है, ये हो गया। इसमें से स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, जबकि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। आगत व्यंजनों की संख्या 2 है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। तो इसको जोड़ लेंगे तो 41 हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।